हम्म। तो दुर्गा पूजा का वाइब्स पूरा क्लास में दिख रहा है। बच्चे की संख्या कम है। तो जो भी आए हैं वो उनका कहना है सर एक बार रिवीजन है ना। तो रिवीजन होगा, तो रिवीजन कौन सा सब्जेक्ट का होगा? पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में दो बुक है, एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरा है पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया इन है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि बहुत मुश्किल से आजादी मिली। जब आजादी मिली या जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, इस देश में बहुत सारे विचारधारा के लोग थे, आइडियोलॉजी के लोग थे। कुछ लोगों का कहना था कि आजाद होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, रिलीजियस राज्य बने। कुछ लोगों का कहना था कि आजाद होने के बाद भारत कैपिटलिस्ट बन जाए, पूंजीवादी राज्य। कुछ लोगों का कहना था, उस समय में रशिया एकदम फॉर्म में था, यूएसएसआर। तो कुछ लोग यह भी कहते थे कि आजाद होने के बाद जो है भारत कम्युनिस्ट हो जाए। खैर अंततः भारत आजाद हो गया। कब आजाद हुआ? 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि 1947 को भारत आजाद तो हो गया। बहुत मुश्किल से आजादी मिली थी, लेकिन आजादी मिलने के साथ साथ हमारे सामने कई सारी चैलेंजेस, चुनौतियां थी। उनमें से सभी चुनौतियों को इंक्लूड करके 3 मेन चैलेंजेस में बांटा गया, 3 चुनौतियों में बांटा गया। जिसमें से कि पहली चुनौती क्या थी? शेप इन नेशन, मतलब हिंदी में क्या कह सकते हैं? या राष्ट्र की एकता, कोई दिक्कत? दूसरा क्या था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है। और तीसरा था समन्वित विकास, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, समन्वित विकास। ठीक है, ये 3 चुनौतियां थी। यही 3 चुनौतियों को अगर हम लोग देखेंगे, यही 3 चुनौतियों को पढ़ते पढ़ते हमारा 4-5 चैप्टर खत्म हो जाता है। कैसे? देखते हैं। सबसे पहला है शेप इन नेशन, राष्ट्र की एकता। जिस समय में भारत आजाद हुआ तो भारत उस समय में 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। वो टुकड़ा नहीं जो पाकिस्तान चला गया। जैसे कि भारत का एक मैप बनाते हैं, ठीक है, इसमें 2 तरह के भारत थे। एक वो भारत थे जिस पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन कर रहा था, और एक वो भारत था जिस पर कि देसी रजवाड़े, जिसे कि हम लोग प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, उन लोगों का शासन था। तो अंग्रेजों ने आजाद किसे किया था? किस भारत को आजाद किया था? तो ब्रिटिश इंडिया को अंग्रेजों ने आजाद किया था। कहने का मतलब जिस पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। ठीक। उसके बाद ये तमाम जितने भी देशी रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, ये सभी को उनकी मर्जी पर अंग्रेजों ने छोड़ दिया कि उनकी इच्छा हो या तो इंडिया में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में आ जाए, या वो फ्री हो जाए। ठीक है। जब ये बातें आई तो इतना आग लगाने के बाद अंग्रेज भारत से चले गए, और वो अपने मकसद में कामयाब रहे। उन्हें विशाल भारत मंजूर नहीं था। ठीक। विशाल भारत आने वाले समय में अमेरिका, रशिया, इन सबको चुनौती दे सकता था, इसीलिए भारत का उन्होंने विभाजन कर दिया। तो भारत का विभाजन किसने किया? ब्रिटिश। क्योंकि उस समय में सत्ता किसके हाथ थी? अंग्रेजों के हाथ में थी। तो जो भी हमारे दिमाग में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज वगैरह आते हैं कि गांधी ने भारत को विभाजित कर दिया, नेहरू के कारण भारत विभाजित हो गया, उसमें से मेन रीजन अगर हम किसी को कहेंगे, उसमें अंग्रेज सबसे मुख्य कारण थे। उन्होंने इस देश को 2 भागों में बांट दिया, और बाद बाकी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, यह 2 ऐसे संगठन थे जो अंग्रेजों के इस पाप कर्म में सहभागी बने। ठीक।
भारत बट गया। अब जो देशी रजवाड़े बच गए, ब्रिटिश भारत जो था वो तो डायरेक्ट उस समय में जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार बनाए थे, वो तो भारत में आ गए। लेकिन जो देशी रजवाड़े थे उनकी संख्या कितनी थी? 565। 565 में से 565 देशी रजवाड़े को उस समय में प्रिंसली स्टेट मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 565 रजवाड़ों को एक लेटर लिखा, जिसे कि हम लोग क्लासरूम में कहते हैं लव लेटर थे। वो लव लेटर का नाम क्या था? ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यही नाम था। तो 565 रजवाड़ों में से 562 रजवाड़ों ने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को एक्सेप्ट किया और यूनियन ऑफ इंडिया में मिलने की अपनी एग्रीमेंट दे दिया, सहमति दे दिया। लेकिन 3 टेम्पू प्रिंसली स्टेट थे। कौन कौन? एक J&K जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ थे, तीसरा हैदराबाद। यह 3 ऐसे टेम्पू स्टेट थे, हाँ, जो कि कंफ्यूज थे भाई कि हम भारत में जाएं कि पाकिस्तान में जाएं कि अपना फ्री स्टेट बना दें। ठीक, उसमें हम लोगों ने देखा है जम्मू कश्मीर का केस कि जम्मू कश्मीर किस तरह से, हाँ, पहले फ्री होना चाहता था, बाद में वह पाकिस्तान के साथ भी एग्रीमेंट करता है, लेकिन पाकिस्तान के ट्रेवर्स जब उस पर अटैक करता है वो घबरा जाता है। उस समय में राजा हरि सिंह होते हैं, तो ठीक, तो फिर वो भारत से मदद मांगता है और भारत उसी कंडीशन पर मदद करता है जबकि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देता है। तो जम्मू कश्मीर की मजबूरी थी। ठीक, जम्मू कश्मीर भी धीरे धीरे हमारे पास में आ गए। ठीक, उसके बाद है जूनागढ़। ठीक, जूनागढ़ में भी हम लोगों ने रेफरेंडम कराया था, जनमत कराया। उसके थ्रू जूनागढ़ के मैक्सिमम पब्लिक ने बोल दिया कि हमें किसके साथ रहना है? भारत के साथ। ठीक, ये सारा नोट्स में हम लोग बताए हुए हैं या बताएंगे। तीसरा हैदराबाद, इसमें हाँ आर्मी सर्विस किया गया, ऑपरेशन पोलो किया गया और ऑपरेशन पोलो करने के बाद हाँ इसको हैदराबाद को भी यूनियन ऑफ इंडिया में मिला लिया गया। 562 तो पहले मिल चुके थे, 565 हो गए। तो पहली चुनौती जो थी शेप एंड नेशन, वो चुनौती लगभग पूरी हो गई, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी ये चुनौती बाकी है। ऐसे बाकी है कि जब ये सारे रजवाड़े मिल गए तब उस समय में भारत के दक्षिण में एक राज्य था आंध्र प्रदेश, हाँ, वहां पर एक मूवमेंट शुरू हो गया 1955-56 में। ठीक, और वहां पर प्रचंड गांधीवादी जो थे, क्या नाम था उनका? पोट्टी श्री रामालू। ठीक, वो गांधीवादी लीडर थे और उन्होंने एक डिमांड रखा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइज रिकंस्ट्रक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक, और ये बातें कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में 1920 से ये बातें कहती आ रही है कि जब भी भारत आजाद होगा तो भारत में राज्यों का जो गठन होगा वो भाषाई आधार पर होगा। भारत तो आजाद हो गया, अब पोटी श्री रामालू उस चीज को लेकर धरना पर बैठ गए। ठीक, 55-56 दिन का इन्होंने भूख हड़ताल किया। हाँ, बाद में ये मर गए। मरने के बाद क्या हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया आंदोलन हिंसक हो गया। अब हिंसक आंदोलन को समाप्त करने के लिए उस समय के तत्कालीन केंद्र में जो सरकार थी, नेहरू की कांग्रेस की सरकार, उन्होंने हैदराबाद को भाषाई आधार पर अलग राज्य देने की बात स्वीकार कर दी। ठीक, स्वीकार करने के बाद हाँ 1953 की यह बात है, उसी समय में SRC का गठन किया गया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली और 2 सदस्य थे KM पन्नेकर और हृदयनाथ खुजरू। ठीक, KM मुंशी। ठीक, ये सब SRC के मेंबर बने। SRC ने क्या किया तो अपना रिकमेंडेशन दिया, अपनी सिफारिशें की और 1956 में SRC का सिफारिश आ गया और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य को हाँ स्वीकार किया
उसके बाद हम लोग यहाँ देखे हैं कि किस तरह से आंध्र प्रदेश, मराठा, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, इवेन की लास्ट में तेलंगाना। और अभी अभी की मैं घटना बता रहा हूं, अभी, हाँ 10 मिनट पहले, आप लोग गूगल चेक करेंगे, मैं क्लास में आने से पहले न्यूज देख रहा था। अभी अभी लेह लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेश है, लेह और लद्दाख में फुल स्टेट हुड के लिए आंदोलन चल रहा था। वहां पर पुलिस ने पीसफुल मूवमेंट पर लाठीचार्ज कर दिया। अब वहां के जैन जी पगला गए हैं और ढेर सारे पार्टी कार्यालय का ऑफिस को आग लगा दिए हैं। लद्दाख और लेह सुलग रहा है, जैन जी तड़प रहा है। आगे बढ़ेंगे, खाली ये मत समझना जैन जी एप्पल के लाइन में खड़ा रहता है। हाँ, जैन जी वहां भी खड़ा रहता है जहां एप्पल उगता है। लेह और लद्दाख में एप्पल ही ना उगता है, कश्मीर में। तो अभी भी जो अगर हम कहेंगे तेलंगाना को स्टेट हुड दे देने के बाद फिर हमने देखा केंद्र सरकार ने 370 खत्म किया, ठीक। तो फिर अभी देख रहे आज के समय में फिर वहां आंदोलन हो रहा है। अभी भी हम कह सकते हैं कि पहला जो समस्या था सेफ इन नेशन, उसमें हम लोग बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से उस चुनौती को हम लोग पार नहीं कर पाए हैं। यह चुनौती आगे आने वाले समय में भी चलती रहेगी। ये हो गया हमारा पहला जो चुनौती था, फर्स्ट चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की जो पहली चुनौतियां हैं। क्या राष्ट्र का निर्माण हो गया? नहीं, कोई भी राष्ट्र का निर्माण पूर्णतः कभी भी नहीं होता है। वह एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस चलते रहता है और ये चलते रहेगा। ये नहीं समझना है देश आजाद हो गया तो आजादी मिल गई। हम लोग ने किताब में पढ़ा है, क्या कम्युनिस्ट इस आजादी को रियल इंडिपेंडेंस मानता है, वास्तविक आजादी मानता है? नहीं मानता है। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारी आजादी नहीं पहुंची है। हम कह सकते हैं कि पूर्णतः आजाद नहीं हुआ है। इवन की जनसंघ भी कह रहा है कि यह पूरी आजादी नहीं है। जब तक वन नेशन वन कल्चर नहीं होगा तब तक उसके नजर में पूरी आजादी नहीं है। कम्युनिस्ट वाले का कहना है जब तक बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग को सारे अधिकार नहीं मिल जाते, बुर्जुआ और सर्वहारा इक्वल नहीं हो जाता, तब तक आजादी का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है यह चैलेंज जो पहला चैलेंज है यह चल रहा है, लेकिन बहुत हद तक हम लोग इस चैलेंजेस को पार पा चुके हैं। बोलो क्यों? क्योंकि 1947 से लेके 2025 तक में हमने अपने यूनियन में से एक भी स्टेट को खोया नहीं है। यह हमारी मजबूती है, यह संविधान का ताकत है। और हमने पढ़ा भी है, सोवियत संघ भी एक यूनियन था। हाँ, 15 राज्यों का टूटकर बिखर गया। 11th में पढ़े थे, नाइजीरिया बिखर गया, वेस्ट इंडीज बिखर गया, लेकिन एकमात्र यूनियन ऐसा है जो कि खड़ा है, खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। वो कौन है? यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज इंडिया। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड चैलेंजेस। सेकेंड चैलेंजेस क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना। हाँ, जैसे अभी ये हमारा जो है LOP, क्या नाम है उसका? राहुल गांधी, वही नाम है ना? हाँ हाँ, राहुल गांधी। वो आजकल स्लोगन लेके चल रहा है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। कोई एक बार उनके परनाना से पूछे, यानी जवाहरलाल नेहरू से पूछे, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन रहे थे उस समय में वोटर लिस्ट में महिलाओं का क्या सब नाम था पता है? क्या सर? किसी की पत्नी, किसी की बीवी, किसी की बेटी। अब सोचो, ऐसा भी हो सकता था ना उस समय में पुरुष लंगा चोली पहन के फलना की बीवी हम वोट देंगे, ऐसा भी तो हो सकता था। ठीक, तो पहला जो 3 इलेक्शन, पहला इलेक्शन कब हुआ? 1952, 1952। दूसरा इलेक्शन कब हुआ? 1957। तीसरा इलेक्शन 1962। इस तीनों इलेक्शन में, यह तीनों इलेक्शन जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में लड़ा गया। और मैक्सिमम कांग्रेस के जो वो लीडर जो कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भाग लिए थे, वो सारे लीडर कांग्रेस में थे। इसलिए कांग्रेस का एक अलग तरह का वाइब्स था, एक अलग तरह का कह सकते हो लीगेसी था उस समय में कांग्रेस की। ठीक, हाँ, सब लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े मानते थे जो कांग्रेस के मेंबर होते थे।
इस 3 इलेक्शन में पूरी तरह से कांग्रेस का डोमिनेंसी रहा। ठीक है, तीनों इलेक्शन में, और तीनों इलेक्शन में मुख्य विपक्षी पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट डोमिनेट रहा। अभी 3 इलेक्शन में रियल में कंपटीशन किसके किसके बीच हो रहा है? कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में। लेकिन 62 के बाद हम लोग यह जानते हैं 62 में चाइना का अटैक होता है, और चाइना के अटैक से नेहरू को हार्ट अटैक आ जाता है, और नेहरू 1964 में खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। हाँ, उसके बाद का जो इलेक्शन है जो 1967 में आएगा, उसकी बातें हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे कि 67 का इलेक्शन कितना खतरनाक इलेक्शन था। जितनी भी बुराइयां आप अभी के राजनीति में देख रहे हैं, अभी के पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, वो सारी बुराइयों की नींव कहां रखी गई थी? 1967 के इलेक्शन में। क्लियर? तो दूसरा चैलेंजेस क्या था हमारा? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोग एक समय वहां से चले जबकि महिलाओं को अपना नाम नहीं था। उसके बाद फिर कुछ समय बाद हम देखे एक टीएन सेशन चुनाव आयुक्त आए, सीईसी, उन्होंने क्या किया? हाँ, वोटर आईडी लॉन्च किए, मतदाता पहचान पत्र। अब केवल वही आदमी वोट दे सकता है जिसके पास में वोटर आईडी। फिर हम लोग कुछ आगे बढ़े, फिर डेवलपमेंट किए। उसके बाद हम लोगों ने लॉन्च किया ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाँ, उस पर भी जब कंट्रोवर्सी पैदा हुआ तब चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? हाँ, वीवीपैट पर्ची भी लागू कर दिया। ठीक, यहां तक आने के बाद भी आज के समय में हम यह देख रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर विपक्षी नेता कई सारे आरोप लगा देते हैं, फ्री इलेक्शन एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आजादी के यहां तक आने के बाद भी दूसरी चुनौती जो थी लोकतंत्र की स्थापना, उसमें हम लोग लगभग सफल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को जो आपत्तियां हैं, तो हम चाहेंगे और हमारा देश को यह करना चाहिए, जो हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस तरह से इलेक्शन करवाए, चाहे वो अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, सबको एक्सेप्टेड हो वो रिजल्ट। और इस ऐसा जिस दिन हो जाएगा, हम कह सकते हैं उस दिन हमारा लोकतंत्र पूर्णतः स्थापित हो जाएगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा चैलेंजेज आता है कौन? इंक्लूसिव ग्रोथ। क्योंकि जब अंग्रेज का शासन था तो अंग्रेजों के समय में इतना एक्सप्लॉयटेशन किया गया, लोगों की, भारत की जीडीपी खत्म हो गई थी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था, जीवन प्रत्याशा, हाँ, लिटरेसी बहुत कम थे। यानी यही कह सकते हो कि पूरी तरह से भारत को निचोड़ के अंग्रेजों ने छोड़ दिया था। हमारा एग्रीकल्चर चौपट हो गया था, इंडस्ट्री चौपट हो गया था, हर चीज चौपट हो गई थी। ठीक, अब आजाद होने के बाद सबसे पहली चुनौती थी इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरना, क्योंकि उस समय में मैक्सिमम लोग एक टाइम का खाना खाते थे। भारत की स्थिति ये थी। ठीक, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ से एक प्लानिंग को डिराइव किया, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, जो 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ। और योजना आयोग ने 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, और बाद में जिसे 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर श्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग कर दिया। क्या हम आप लोगों से नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं? बोलिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग 2015 में बना। उससे पहले नीति आयोग का क्या नाम था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। और ये प्लानिंग कमीशन आया कहां से? यूएसएसआर से। क्लियर? प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? अब प्लानिंग कमीशन 5 वर्ष के लिए अपना प्लानिंग किया, और उन 5 वर्षों में एक टारगेट रखा, एक लक्ष्य रखा जाता था, और उस लक्ष्य को अचीव करना होता था। तो पहला प्लानिंग कब से कब चला? 1951 से 1956। और अभी अभी बताए कि पहली चुनौती थी लोगों का पेट भरना, इसीलिए फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में क्या किया गया?
कंप्लीटली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, पूर्णतः खेती पर जोर दिया गया। और इसी समय में बड़े बड़े बांध बनाए गए, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनाए गए, बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे हम भाखड़ा नांगल कह सकते हैं, टिहरी कह सकते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन कह सकते हैं। उस समय में जब ये सब बहुउद्देशीय परियोजना बन रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर है यह। क्या है? कौन? आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा? हाँ, वह डैम को, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो होते थे, बहुउद्देशीय परियोजना जो होता था, उसे जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। मुझे लगता है उस समय के लोग ज्यादा होशियार थे, उन लोगों को पता था कि हमारा डेवलपमेंट डैम से होगा, एम्स से होगा, हॉस्पिटल से होगा, ट्रांसपोर्टेशन से होगा। लेकिन आजकल जो रील देखते हैं, रील में क्या कहते हैं? कहता है बच्चा सब टेम्पो सब चिल्लाता है, कुछ नहीं चाहिए, हमको मंदिर चाहिए। नेहरू जी के समय में रहते थे, हमको लगता है सब आदमी को नेहरू जी 2-3 थप्पड़ मार के भगा देते, भाग यहाँ से। उसी सब टेम्पो के लिए देश आजाद हुआ थे। भगत सिंह उसी टेम्पो के लिए फांसी चढ़ा था, खुदीराम बोस उसी के लिए लटक गया। अरे टेम्पो सब तो नेहरू का कहना था। हाँ, इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया था, जब भी स्वतंत्र भारत की बात होगी, आप कितना भी उस पर पर्दा डाल दें, लेकिन नेहरू क्या है? नेहरू है, उनका नाम आएगा ही आएगा। हाँ, भले उनको आप कितना भी गाली दे दे, कितना भी पीछे छुड़ाए, लेकिन आधुनिक भारत के लिए नेहरू एक ऐसा भूत है जो किसी भी प्रधानमंत्री का पीछा नहीं छोड़ेगा। हर जो भी आदमी अब आगे जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, उसकी चुनौती क्या होगी? नेहरू से बढ़िया बनना। सबकी चुनौती क्या होगी? क्योंकि नेहरू बनना आसान नहीं है। ठीक है, दूसरा चल गया 1951, इसमें किस पर जोर दिया गया? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, अब फिर सेकेंड प्लानिंग आया था 56 से 61। अब इसमें क्या किया गया? इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, उद्योग पर फोकस किया गया, जिसमें कि राउरकेला में स्टील फैक्ट्री लगाया गया, भिलाई में स्टील फैक्ट्री लगाया गया, दुर्गापुर में स्टील फैक्ट्री लगाया गया, बोकारो में स्टील फैक्ट्री लगाया गया। और हम लोग जानते हैं कि स्टील जो है किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का बैकबोन होता है। तो स्टील प्रोडक्शन में हम लोगों ने ध्यान दे दिया, और उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वह ग्रो करने लगा। आज के समय में इतना ग्रो कर गया है कि हम कोरिया, जापान, ताइवान, चाइना, इस सब को अपना स्टील बेच रहे हैं। ओके, अब आते हैं तीसरा प्रोजेक्ट। कब से कब तक चलेगा तीसरा प्लानिंग? 61 से 66। लेकिन ये प्लानिंग बीच में ही फेल कर जाएगी। क्यों? क्योंकि 61 के बाद 62 में चाइना अटैक कर देगा, फिर और 65 में पाकिस्तान अटैक करेगा, फिर दो युद्ध झेलेगा, फिर दो एक्सटर्नल इन्वेजन झेलेगा। इस कारण से तीसरा प्लानिंग अपना उस टारगेट को, उस गोल को, उस एम को नहीं अचीव कर पाया, जैसा कि पहला और दूसरा ने किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे प्लानिंग लीव होता है, कैसे चीजें आगे बढ़ती है। आज बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं आगे की क्लास में।